स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का क्षेत्र। इसमें हम बात कर रहे थे कि इसकी 3 विचारधाराएं हैं: पोस्ट कोड विचारधारा, पाठ्य विषय संबंधी विचारधारा और समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक विचारधारा। पहली विचारधारा के बारे में हमने पढ़ा, पोस्ट कोड विचारधारा, POSDCORB। P से मतलब प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्शन, CO से कोऑर्डिनेशन, R से रिपोर्टिंग एंड लास्ट B से बजटिंग। जैसा कि पोस्ट कोड विचारधारा के संदर्भ में कहा जाता है कि ये संकीर्ण दृष्टिकोण है, मानवीय तत्व की इसमें उपेक्षा की गई है, यह सैद्धांतिक अधिक है, इसमें विषय वस्तु का ज्ञान अधिक कम से कम है। लुई मेरियस इसकी आलोचना ही करते हैं। अर्थात अंतिम जो है वो है इम्पोर्टेंट कि इसमें कार्यपालिका कार्य तक सीमित है, जबकि लोक प्रशासन कार्यपालिका क्या है। अभी बात कर रहे थे हम सरकार के तीनों अंगों की, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका यानी संसद कानूनों का निर्माण करती है, विधि निर्माण करती है। सेकंड है कार्यपालिका, जो कानून विधायिका के द्वारा या संसद के द्वारा बनाए जाते हैं उनको कार्यपालिका लागू करती है, क्रियान्वित करती है, निष्पादन करती है। और थर्ड पार्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है। इसके साथ ही न्यायपालिका का ये कार्य भी है कि विधायिका कानून संवैधानिक दायरे में बना रही है, देश हित में बना रही है या नहीं। अगर ऐसे कानून विधायिका या संसद के द्वारा बनाए जाते हैं जो देश हित में नहीं है या संविधान के विरोधी हैं, ऐसे कानूनों को न्यायपालिका रद्द कर सकती है। उसी प्रकार अगर इन कानूनों को लागू करने में कार्यपालिका ढिलाई करती है, लापरवाही करती है या भ्रष्टाचार देखने को मिलता है या पारदर्शिता की कमी पाई जाती है, तो न्यायपालिका कार्यपालिका को आदेश दे सकती है कि वो इन कानूनों का अच्छे से पालन करे। तो इस प्रकार से यहाँ पोस्ट कोड विचारधारा में केवल कार्यपालिका संबंधी कार्यों को ही शामिल किया जाता है। दूसरी विचारधारा है पाठ्य विषय संबंधी विचारधारा। पाठ्य विषय संबंधी विचारधारा में सरकार की तीनों गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तीनों गतिविधियां कौन सी है? जैसा कि हम बात कर रहे हैं अभी, सरकार के 3 अंग, आजकल चौथा अंग और माना जाता है। सरकार का पहला अंग व्यवस्थापिका यानी संसद, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा अंग, चौथा स्तंभ और माना जाता है, उसे कहते हैं प्रेस यानी मीडिया। क्योंकि मीडिया भी आज के समय में सारा ऑनलाइन युग है और इस कारण से प्रेस की, मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि सरकार के द्वारा कोई गलत काम किया जाता है, गलत कानून का निर्माण किया जाता है, तो प्रेस स्वतंत्र होती है। वो अपने विचारों के द्वारा उस कानून का बारीकियों को जनता तक पहुंचाती है और सरकार को आगाह करती है कि वो ऐसे कार्य ना करे। इसलिए प्रेस यानी मीडिया वर्तमान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और ऐसा संभावना है कि भविष्य में भी मीडिया एवं प्रेस की संभावनाएं बढ़ती जाएगी। प्रोफेसर निग्रो पाठ्य संबंधी विचारधारा की कुछ विशेषताएं बताते हैं।
पहली विशेषता है सामूहिक प्रयास। लोक प्रशासन का क्षेत्र के संदर्भ में वो कहते हैं कि ये कोई कार्यपालिका या व्यवस्थापिका या न्यायपालिका संबंधी कार्य नहीं, बल्कि समग्र कार्य है, सामूहिक प्रयास है। सबको मिलकर, सरकार के तीनों अंगों को मिलकर कार्य करना होगा, जब ताकि लोक प्रशासन का अस्तित्व अच्छे से बन पाएगा। यानी कि लोक प्रशासन का उद्देश्य मानव का कल्याण, राष्ट्र का विकास। तो ये जो संकल्पना है, जो अवधारणा है, उसकी पूर्ति करने के लिए लोक प्रशासन में सामूहिक प्रयास किया जाना चाहिए। अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को मिलकर अपने अपने कार्यों को अंजाम देना चाहिए, ताकि जनता का अधिक से अधिक विकास हो, संवर्धन हो, मानव का कल्याण हो। दूसरी विशेषता है तीनों शाखाएं एवं अंतर संबंध। तीनों शाखाएं सरकार की, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों में अंतर संबंध पाया जाता है। क्योंकि आपको मालूम होगा, विदित होगा कि संसद में कोई भी प्रस्ताव आता है, उस पर चर्चा होती है, फिर वोटिंग होती है, फिर विधेयक बनता है और विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पास लिए जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वह कानून या विधि बन जाता है। लेकिन इसमें कार्यपालिका की भूमिका भी अहम है। कार्यपालिका का सुप्रीमो प्रधानमंत्री होता है, जबकि इधर संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में स्पीकर होता है, लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, जो कि उपराष्ट्रपति भी होता है। जब कोई कानून बनाया जाता है तो सरकार के द्वारा उस पर मंथन किया जाता है। सरकार मतलब कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल और सेक्रेटरी मिलकर इस पर चर्चा करते हैं कि इस कानून से पहले क्या स्थितियां थी, इस कानून के बाद क्या चेंज जाएंगे, क्या विकास होंगे, इसमें कितना पैसा खर्च होगा, इसके लिए कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। ये सारी डिटेल से चर्चा करने के बाद एक प्रस्ताव गवर्नमेंट यानी सरकार बनाती है और उसको संसद में पेश करती है। संसद में वो प्रस्ताव पारित होने के बाद उस पर चर्चा होती है, बहस होती है, कई दिनों तक वो विधेयक बन जाता है। जब वो संसद उसको पास कर देती है तो उसे विधेयक का नाम दिया जाता है। विधेयक राष्ट्रपति के साइन के बाद में कानून बन जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इसमें तीनों शाखाओं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में अंतर संबंध पाया जाता है। इसमें तीनों शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। थर्ड विशेषता है सामाजिक सेवाएं, सोशल सर्विस। लोक प्रशासन का जो कार्य है वो समाज का विकास करना है, समाज की सेवा करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सफाई, ये सारे कार्य लोक प्रशासन के मुख्य कार्य होते हैं। और अर्थात लोगों को अधिक से अधिक सेवाएं दी जाए, उनके दुखों में सहभागिता स्थापित की जाए, उनके प्रति संवेदनशील बनाया जाए, और इस प्रकार से लोक प्रशासन का दायरा व्यापक हो जाता है। सामाजिक सेवाएं, सामाजिक सेवाओं का कोई एंड नहीं है। सामाजिक सेवाएं अंधविश्वास से समाज को बाहर निकालना, कुरीतियों से, परंपराओं से, ये भी सामाजिक सेवाएं हैं। कई प्रकार की सामाजिक सेवाएं। तीसरा आता है हमारे समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक विचारधारा। इसके राइटर हैं, इसके प्रवर्तक हैं प्रोफेसर रिग्स, F.W. रिग्स, जो कि चीन के प्रोफेसर हैं। इनका मानना है कि ना पुरुष का विचारधारा संपूर्ण है,
और ना ही पाठ्य विषय संबंधी विचारधारा संपूर्ण है। अतः लोक प्रशासन में दोनों का अध्ययन किया जाना चाहिए। पोस्ट कोविड विचारधारा इसलिए आवश्यक है कि टेक्नोलॉजी के बिना लोक प्रशासन आगे नहीं बढ़ सकता। तकनीकी ज्ञान बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार पाठ्य विचार कहता है कि इसमें संवेदनशीलता, समानता, मानवता, सामाजिक सेवाएं ये आवश्यक है। ये राजनीतिक प्रक्रिया का भाग है। पाठ्य विषय संबंधी प्रक्रिया राजनीतिक प्रक्रिया का भाग है, क्योंकि राजनीति पॉलिसी डिसाइड करती है कि क्या किया जाना चाहिए और लोक प्रशासन जो किया जाना चाहिए उसको करने का काम करती है। चौथा पॉइंट है निजी प्रशासन से भिन्न। लोक प्रशासन सेवा भाव से काम करता है, लाभ के लिए काम नहीं करता, अपितु निजी प्रशासन लाभ के लिए काम करता है, लाभ के लिए काम करता है, उसमें सेवा भाव नहीं होता। कोई भी प्राइवेट कंपनी या फैक्ट्री अगर वो घाटे में चल रही है तो वो उसको बंद कर देगा, लेकिन गवर्नमेंट हानि के बाद भी कई उद्योगों को चालू रखती है, जैसे बिजली विभाग, परिवहन विभाग, क्योंकि ये सामाजिक सेवाएं हैं। फिर भी आने वाले समय में एक सीमा के बाद में सरकार को इनको प्राइवेट करना पड़ता है। लास्ट है 6 विशेषता मानवीय दृष्टिकोण, ह्यूमन अप्रोच। लोक प्रशासन मानव के विकास के लिए काम करता है, मानव में गुणात्मक विकास हो इसके लिए कार्य करता है, न कि टेक्नोलॉजी के लिए। अतः निष्कर्ष यह है कि इसमें दोनों विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। स्कोप में सभी विद्वान लगभग इस बात से सहमत है कि पोस्ट कोविड विचारधारा भी होना चाहिए और पाठ्य विषय संबंधी विचारधारा भी, क्योंकि दोनों लोक प्रशासन के विकास के लिए आवश्यक है। क्योंकि लोक प्रशासन का अंतिम उद्देश्य मानव का कल्याण है और मानव के कल्याण एक अनंत प्रक्रिया है। एक कल्याण करते हैं मानव का, दूसरी आवश्यकताएं मानव की शुरू हो जाती है। एक को पूरी करते हैं, तीसरी आ जाती है, तीसरी को पूरा किया जाता है, चौथी आ जाती है। और इसलिए अनंत आवश्यकताएं हैं मानव के विकास की। इसलिए लोक प्रशासन का क्षेत्र एक व्यापक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्लास में हम लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन का स्वभाव क्या है।